बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजू बड़ा पेचीदा सा है और वो पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक है। पाकिस्तान की सियासत में ये आपको जो भूचाल सा नज़र आता है कि कल तक जो पाकिस्तान की फ़ौज के तराने गाया करते थे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के सदक़े वारी जाया करते थे, उनकी बलाएँ लिया करते थे, उनकी नज़रें उतारा करते थे, वो अचानक से सब के सब उनको कौन सा ऐसा वायरस, कौन सा पागल कुत्ता काट गया है, आई एम सॉरी टू से, कि वो एकदम से पाकिस्तान की फ़ौज उनके निशाने के ऊपर है और वो जनाब चूकते नहीं, दरेग नहीं करते और खुल खला के बातें कर रहे हैं। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त, चूँकि हम साफ़ी मजानियाँ पैणा ज़ाहिर है हमने एक दूसरे के साथ ही सोशलाइजिंग करनी है, तो हमें से बहुत से खसूसन मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, आप जानते हैं, जो इस वक्त इसी महाज के सिपाही हैं कि वो बहुत खुल खुला के फायरिंग कर रहे हैं और बहुत खुल खुला के तनकीद कर रहे हैं। इस फ़कीर के ऊपर जब आफत आन पड़ी थी, घर से उठाया गया था, तो मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमा था या जो मुद्दई थे वो इमरान ख़ान साहब थे इन अवे, यानी उनकी शिकायत के ऊपर कि उनकी अहलिया के ऊपर मैंने कोई व्लॉग किया था कि वो इनका सियासी पॉलिटिकल करैक्टर है, इस तरह की बात की थी। और मिर्च मसाला डालने के लिए कि कोई ज़मानत ना मिल सके इनको, वो अमीर भट्टी साहब जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उनका भी जिक्र कर दिया गया FIR में, वो जो रियासत की तरफ से FIR दर्ज की गई थी। तो बड़ा दो टोक था, यानी कि एक वज़ीर आज़म की अहलिया के ऊपर, ख़ातून अव्वल के ऊपर मैं कोई ज़ुबान दराज़ी उनके ख़्याल में, या फिर मैंने स्कैंडलाइज़ किया है जस्टिस अमीर भट्टी जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। हुआ ये था, आप जानते हैं कि वो उन्होंने जब हल्फ उठाना था जो चीफ़ जस्टिस का, उससे पहले उन्होंने शहजाद अकबर साहब से मुलाकात की। तो मेरा एतराज़ था कि इस तरह की मुलाकातें नहीं होती, ना ये जजों को ज़ेब देता है, तो उनको भी गुस्सा दिलाने के लिए जज साहब देखो ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ ही बोल रहा है, तो इस तरह करके हुआ था। तो कुछ मेरे जो अहबाब हैं उन्होंने अंदरून खाना तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आए। क्या वजह थी? मैं ये सिचुएशन समझना चाह रहा था। अच्छा, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि यार कि उन्होंने ना कोई ट्वीट किया, ना सामने आए, ना थाने पहुँचे, ना इधर हुए ना उधर हुए। तो अब इमरान रियाज साहब हैं, अरशद शरीफ साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, वो खुल के पाकिस्तान की फ़ौज के नाकद बने हुए हैं, बेजा तनकीद कर रहे हैं और मार दो, मार कुटाई और उखाड़ देंगे, पिछाड़ देंगे, मतलब वो वाली लैंग्वेज जो कोई इंडियन तो कर सकते हैं, को पाकिस्तान के बदतरीन मुखालिफ सरहद के उस पार से तो बैठ के कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दो वजह से नहीं कर सकते। एक तो पाकिस्तान के इदारों के साथ लोगों की मोहब्बत अटूट है यार। अच्छा, वो जो उनके पॉलिटिकल किरदार के ऊपर जो है वो एक, जिसको हम कहते हैं ना समझ बूझ आना, या इसको एक प्रॉपर एक लफ्ज़ होता है, इदराक होना या चीज़ों का पता चलना, तो वो लोगों को पता चल रहा है। वो अपनी जगह के ऊपर लोग उनके पॉलिटिकल करैक्टर के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उनको यूं करके तनकीद का निशाना नहीं बनाते। दूसरी वजह ये है कि खौफ के जी के डरते हैं कि यार कि अगर हम बात करेंगे, यानी लोगों को यानी ये सियासी शऊर इतना पुख्ता हो चुका है, तो उसके बावजूद अगर नहीं बोलते तो मोहब्बत के अलावा जो एक जज्बा है वो खौफ का है। लेकिन यहाँ पर तो ना खौफ है ना मोहब्बत है, क्या है? तो मैं ये जानने की मेरे अंदर एक अर्ज थी, एक मुझे था कि यार पता चले कि आखिर मतलब कि उनके लिए आप जो हैं वो छाले मारते बाहर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर भी हमलावर हैं। तो वजह क्या है कि मैंने तो मेरे ख़िलाफ़ तो फ़ौज मुद्दई नहीं थी। अच्छा, इमरान रियाज के ख़िलाफ़ तो फ़ौज जो है वो ख़ुद बोल रहे हैं और नज़र भी आ रहा है कि नामालूम से लोग जो हैं वो कभी कुछ उधर इधर पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में मुकदमात दर्ज होते फिर रहे हैं। तो मैंने फिर ना एक ऐसे शख्स से पूछा जिसके बारे में मुझे पता है कि वो दीद लिहाज से भी काम नहीं लेगा, पूरा सच बोलेगा और खुल के बोलेगा। तो मैंने उससे बात कही, तो वो बात जो है वो मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, पेचीदा है थोड़ी सी, वो आप को समझनी होगी। और आपको ये जो दरपेश है मार्का 17 जुलाई का, ये कितना डिफाइनिंग मोमेंट है।
یہ میک اور بریک جو کہتے ہیں نا وہ بھی ہو سکتی ہے اس پر، لیکن چانسز جو ہیں وہ ریشو تناسب جو ہے وہ کتنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی جو ہے نا جی وہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ جب میں نے پوچھا، میں اسی پر آتا ہوں تو کہ جی کہ میں تو فقیر آدمی، میرے خلاف مدعی ایف آئی اے اور آپ کے چاہنے والوں کے خلاف مدعی نامعلوم، اور نامعلوم بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ کن کے خلاف بول رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کو براہ راست مخاطب کر رہے ہیں، لاہور کے سیکٹر کمانڈر کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اندر جرت نہیں ہے، وہ بھی آج کہہ رہے تھے کہ مسٹر ایکس نے مسٹر وائی کو ملتان بھیج دیا ہے الیکشن جتوانے کے لیے، 17 جولائی کے جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں پھر نام لے دوں گا، میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے۔ لیکن آپ لوگ اتنے شیر کب سے ہو گئے؟ آپ کی تو ٹانگیں کانپ جاتی تھی یا کانپیں ٹانگ جاتی تھی جب پتہ چلا وہ عمران شفقت رضی دادا انو جناب پولیس پھڑ لے، ایف آئی اے پھڑ کے لے گئی۔ تو آپ تو اتنے سہمے اور ڈرے ہوئے لوگ تھے اور اتنے احتیاط پسند، تو چکر کیا ہے؟ تو ایک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ مجھے تو ایک تو دوستوں کا پریشر تھا کہ جی کہ آپ کو آنا چاہیے سامنے، تو میں اس وجہ سے آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سچویشن کو سمجھنے کے لیے انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پاس انفارمیشن کوئی نہیں ہے، ان کے پاس وہ شریف آدمی ہیں جن کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، میرے پاس انفارمیشن کوئی نہیں ہے اور نہ مجھے کسی نے کوئی کہا ہے کچھ، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ لگ رہا ہے جو باقی بول رہے ہیں یہ سارے کے سارے ون ٹو آل کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ڈائنگ کنگ ہیں، یعنی کہ وہ بس جا رہے ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ اور ان کو یہ یقین ہے کہ جو اگلا جو بھی آ رہا ہے وہ دو کام کرے گا۔ ایک یہ کہ وہ جو دو معلوم یا مردود قرار دی گئی پارٹیاں ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں، ایک ان میں سے پاکستان مسلم لیگ نون، دوسری پاکستان پیپلز پارٹی، ان دونوں کا وہ پتہ صاف کر دے گی آتے ہی۔ جو بھی شخصیت آئے گی جو براجمان ہوگی وہ بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا وہ آ کے عہدے کے اوپر، کیونکہ یہ بات پاکستان کی سیاست میں روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آرمی چیف کسی کا نہیں ہوتا۔ آرمی چیف جو ہے وہ حالات کا ہوتا ہے اور پاکستان کی فوج کا ہوتا ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی کہ میں یہ 6 نمبر سے یا 8ویں نمبر سے اٹھا کے اس کو آرمی چیف بنا دوں گا تو جناب میرے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ ٹچ ٹیچ ہو جائے گا، میرے معاملات بڑے سموتھ چلیں گے، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ جنرل آصف نواز جنرل کیا نام تھا، جہانگیر کرامت کے جنرل، ان کے بعد پرویز مشرف، رحیل شریف، جنرل کرامت نہیں خیر انہوں نے لگائے، نواز شریف صاحب نے جنرل پرویز مشرف کو لگایا اور کچھ کو سپر سیڈ کر کے لگایا، پھر جنرل رحیل شریف کو لگایا، سپر سیڈ کر کے لگایا، اور جو یہ والی تو جنرل باجوہ صاحب کو جب لگایا گیا تو وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا نا کہ جا کے اپنی بیٹی کو مبارک دیں، جنرل اعجاز صاحب کو، جنرل ریٹائرڈ اعجاز جو نام ہے ان کے سسر کا، کہ اپنی بیٹی کو مبارک دیں، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ تو وہ بھی پوری کہانی ہے پیچھے، وہ پھر کبھی صحیح، ابھی تو نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو کیا ہوا، نواز شریف صاحب بچ گئے تھے، تو اسی لیے جو یعنی کہ ان حالات کے جو ناقدین ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو تجربہ عمران خان صاحب کی صورت میں کیا گیا تھا اس تجربے کو چلنے دینا چاہیے تھا۔ یہ سارے کا سارا گند پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جو کندھوں پر اٹھا لیا ہے، یعنی کہ گند کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے غلط فیصلوں کے نتائج جو ہیں وہ ان کی ساری کالک اپنے منہ کے اوپر مل لی ہے، صرف بیل آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو کیا ہو جاتا بدلے میں، آپ کو کیا مل رہا تھا کہ جی کہ وہ جنرل فیض صاحب کو آرمی چیف بنا دینا تھا انہوں نے، تو کیا یہ وہ جو ناقدین ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں کہ کیا گارنٹی تھی کہ جنرل فیض جو ہیں وہ آ کے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی دوستی اسی طرح ہی رہتی، اسی طرح ہی وہ مبتا سچیاں رہتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا، کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے یا وہ اس نے جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، پاکستان کی سیاسی اور ریاستی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق اور وقت کی ضرورت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور ان کی پرائرٹی نمبر 1 اپنا ادارہ ہوتی ہے۔
सिंपल इज़ दैट, यानी कि सादा सा मामला है, फार्मूला है। तो ये जनरल फैज़ साहब के डर से इन्होंने सियासी एक कह लें कि हमाकत की है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों का, इवन पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों का ये ख्याल है। तो अब सूरत हाल ये बनती है कि मतलब ये कि जनरल साहब जा रहे हैं और जो अगला जनरल आएगा वो जो है वो करेगा जनाब, अपनी मर्ज़ी करेगा। और वो मर्ज़ी क्या होगी कि वो पुराने फार्मूले के ऊपर जाएगा। पुराना फार्मूला क्या है कि ये दोनों पार्टियां चोर हैं और इनको निकाल दें, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से इन दो पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ा गया, फोड़ा गया, इनके अंदर से दो नई पार्टियों का ज़हूर किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी, मामला चलाने की कोशिश की गई। दो वो पार्टियां जिनसे ये पार्टियों को जन्म दिलवाया गया वो मौजूद हैं, वो इंटैक्ट हैं, वो गवर्नमेंट में हैं। ये सियासत का सबक तो ये है। लेकिन जो दो पार्टियों को जन्म दिलवाया गया था पैट्रियट, वो तारीख़ के कूड़ेदान में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक ख़ानदान के 4 के 5 अफराद पर मुश्तमिल या सुकड़ कर वहाँ पर पहुँच गई है, यानी कि तारीख़ के कूड़ेदान का हिस्सा बन चुकी है। तो इन हालात में अगर कोई ये सोचे कि जी के मतलब ये कि उन पार्टियों को कोई नई शख्सियत जब आएगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगी तो उनको फ़ारिग करा देगी, ये ख़दशा हो, तो मेरा ख़्याल है कि ये सियासी अमल से ना वाकिफ़ लोगों का ये गुमान तो हो सकता है, लेकिन सियासी हकीकतें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। तो ये जो लोग इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को टारगेट कर रहे हैं, वो मेरा ख़्याल है कि नादानी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। इमरान खान साहब से लेके आप नीचे जिसका भी आप नाम लेना चाहें, वो जो समी इब्राहिम साहब का ले लें, मैं किसी एक को टारगेट नहीं करना चाह रहा, मैं सिचुएशन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो ये एक हालात का गलत तज्ज़िया लग रहा है। बज़ाहिर फ़िल वक्त जो है वो ये लग रहा है कि ये बेचारे जो हैं ये अंदाज़े की गलती का शिकार हैं, क्योंकि अदारों की एक अपनी सोच होती है, याददाश्त होती है, और जो इदारा जिसको मार्क कर लेता है ना, इस तरह के इदारे पाकिस्तान जैसी जो थर्ड वर्ल्ड जिनके बारे में डीप स्टेट जिनको मिसाल देनी हो तो पाकिस्तान बतौर नमूना पेश किया जाता है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको इसका हवाला दिया था। तो वो अदारे नहीं भूलते होते कि ये किस तरह करके इन्होंने ये हमारे साथ किया। तो मर्ज़ी ज़ाहिर है कि उन्हीं लोगों की है, फ़ैसले के जो भी नताइज आएंगे, अच्छे आएँ या बुरे आएँ, वो उन्होंने बर्दाश्त करने हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ इस मौके के ऊपर, शायर ये कहता है कि अगर बाजवा साहब जड़े ने रिटायर ना हो 1 साल मज़ीद तो फिर की करोगे, फिर क्या करेंगे सर? और क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन लेने से रोक दे? बिल्कुल है, और उस ताकत का नाम है जनरल कमर जावेद बाजवा। ये जो ख्याल है ना, ये जो हमारे जो है ना वो बराबर ख्याल फरोश लोग कि जी वो नहीं पाए होते इंज हो जाएगा, वो तो जनाब अनरेस्ट फैल जाएगा। सर जी चूं भी नहीं होनी, चूं भी नहीं होनी। कोई आपको किसी से वो चटक पटक की कहीं से आवाज़ नहीं आएगी, सब सूतर हो जाएंगे, तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अपने छोटे मफाद के लिए आप अपना नुकसान तो कर रहे हैं, ये तो नज़र आ रहा है, इस फ़कीर को तो नज़र आ रहा है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला आने वाले वक्त का और आने वाला अगला लम्हा क्या फ़ैसला लेके आएगा, उसका रंग क्या होगा, उसके असरात क्या होंगे, ये अल्लाह से बेहतर बल्कि जानता ही अल्लाह है, और कोई नहीं जानता। तो ये अंदाज़े होते हैं हालात को देख के कि ये बीज बोया गया है कपास का, तो इसमें से मैं आमदा बूटा तो मुझे तवक्को है कि ये अल्लाह के जो हैं वो उसकी वो क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग है कि वहाँ से आम का बूटा नहीं निकलेगा, वहाँ से कपास का ही बूटा निकलेगा। तो इसी तरह सियासी तज्ज़िये इसी तरह ही होते हैं कि ऊपर नीचे 19-20 हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप नफ़रत का बीज बोएं सियासत में और वहाँ से गुलाब के फूल उगाएं, ये नहीं हो सकता। आपने जो कुछ कर रहे हैं, यानी जो फ़ैसला कर रहे हैं और जिस अंदाज़े की बुनियाद पे कर रहे हैं, वो अंदाज़े गलत पड़ सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत है भाई, ये बाई द बुक नहीं चलती। तो लिहाजा अब ज़ोर किस पे लग रहा है? अब ज़ोर लग रहा है 17
जुलाई के जलसे के ऊपर या 17 जुलाई के इंतखाबात के ऊपर। ये जो आपको अचानक से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी मुतहरक नज़र आ रही है, 90 और 10% की रेशो है, 90 और 10% की रेशो। वो कहते हैं 10% क्या है और 90% क्या है। 90% ये है कि स्मूथ सेलिंग होगी, जो तय हुए हैं मामलात उसी तरह चलेंगे, और ये जो मामला तय हुए हैं ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के अकेले का फ़ैसला नहीं है ए पॉलिटिकल होने का, मैं कोई और फ़ैसला नहीं कह रहा, ए पॉलिटिकल होने का कि सियासत से दूर रहें। पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देख लें, हर 10 साल बाद जो है हमें ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रल होने की, साइड पे होने की, साइड लाइन पे होने की। इससे पहले जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब के दौर में ये काम हुआ था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के असरात को पाकिस्तान की फ़ौज से ख़त्म करने के लिए, और फिर उसके बाद जो है वो शुरू हो गया, मतलब वो मिशन जारी रहता है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में तो जो गुमान है लोगों का और जो बातें हैं कि वो तो ये भी है कि मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़ी देर पहले असेस कर लिया था कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हो रही है, और विदाउट एनी डील, कोई डील नहीं हुई, कोई डील। मैं ये ख़बर दे रहा हूँ आपको कि वो जो पाकिस्तान से बाहर गए थे इलाज की गरज से, वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला था, वरना नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को वाकई ख़तरा था यहाँ पे। ये मैं बरबनाए इतला आपको बता रहा हूँ, अब मैं ज़्यादा इस पर बात करके फंसना नहीं चाहता, तो इसको समझें। और वो कोई मामला तय नहीं पाए थे। ये मुझे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पावर पॉलिटिक्स के एक मेजर प्लेयर ने ये वाली बात बताई है। और ये क्यों उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब को एहसास था कि यार एक तो उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर उनके साथ काम किया हुआ है, और ये उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था, और आसिफ गफूर साहब, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे मुंह से स्लिप हो गया, और बड़े लोगों को बिठा के कहा था, और भुट्टो चाहिए आपको, अगर और भुट्टो को बर्दाश्त कर सकते हैं तो ना जाने दें बाहर। ये जो रात को खाने में, नैब के खाने में जो मिला के दे रहे हैं देते रहें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, इस तरह ना करें। तो वो कान खींचे थे जनरल बाजवा साहब, चूँकि एक वो है थोड़े से, उनका मिजाज थोड़ा सा और है, वो कमांड वो होता है ना कि मैं कहता था बस कहता, इस तरह का नहीं है, वो साथ लेके चलने वाली उनकी ज़रा तबीयत है। और फिर उनको लग रहा था कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हो रही है, और अगर नवाज शरीफ के साथ वो वाला काम हो गया तो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर बड़ा बुरा इम्पैक्ट आएगा। ये वाले वो मामला थे। तो मैं कहने का मतलब, मैं सिर्फ सिंपल सादा सी ये बात कर रहा हूँ कि 17 जुलाई को जो इलेक्शन है इसमें 10% चांस है कि इमरान खान साहब को कहीं कोई कुमक आ जाए, कहीं से 10%। वो भी इसलिए कि सियासत है भाई, सियासत में किसी का भी जोर चल सकता है। अदरवाइज 90% फैसला वही है, ए पॉलिटिकल, कोई मुदाखलत नहीं होगी, और वो नतीजा जो है वो आपके सामने जल्द आ जाएगा। बज़ाहिर जितने भी सर्वेज़ हैं आपने जलसे भी देख लें, और जिस तरह करके मोमेंटम बन रहा है, और जिस तरह करके नून लीग इसको सीरियस ले रही है, तो ये सारी बातें जो हैं वो बड़ी मानी खेज़ हैं। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, जो गुजारिश समझाने जो आपके हुजूर पेश की है वो ये है कि जनरल बाजवा साहब को कुछ लोग बेअसर करना चाहते हैं, और शायद वो बेअसर ना हो। और जिन लोगों का ये ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब के बाद फिर हमारी हुकूमत होगी, हो सकता है कि उनकी उम्मीदों के ऊपर एक बार फिर पानी फिर जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।